ये मेरे होश संभालने से पहले की बात है। अब्बा के मिलने वाले एक अंकल हमारे घर आए। तब मैं बेहोश 7 बरस की थी। मेरे वालिद ने उनको रहने के लिए घर में जगह दे दी। हालांकि हमारा घर 2 ही कमरे पर मुश्तमिल था। इस शख्स का नाम वज़ीर अली था, लेकिन वालिद इसको वीरा बुलाते थे। अम्मी ने वीरू के बारे में पूछा तो अब्बा ने बताया कि ये मेरा बचपन का दोस्त है। इन दिनों मुश्किल में इसके पास रहने की जगह नहीं है, तभी मैंने कुछ अर्सा के लिए अपने घर में ठहरा लिया है। हमारी दोस्ती भाइयों जैसी है। इसने अपनी मुश्किल बयान की तो इनकार नहीं कर सका। आपने अच्छा किया, लेकिन इसको रात में सुलाइएगा कहाँ? बच्चों वाले कमरे में ये भी पढ़कर सो रहेगा। अभी तो सर्दियां हैं, वरना रात को छत पर सोने का इंतज़ाम कर देता। वालदा खामोश हो रही। वो अबू से ज़्यादा बहस व तकरार नहीं करती थी। वज़ीर अली उर्फ वीरा इन दिन को एक कारपेंटर के पास काम पर चला जाता। वो शाम को लौट आता। वो कभी खाली हाथ ना आता था। हमेशा हम बच्चों के लिए फल फ्रूट और कभी सुबह के नाश्ते का सामान, अंडे, डबल रोटी वगैरह ले आता। वो सिर्फ नाश्ता हमारे घर से करता। दोपहर का खाना अपने कारपेंटर दीन मोहम्मद के पास दुकान पर और रात को भी कहीं बाहर से खा लेता था। कभी कभी जब वो आ जाता तो वालिद इसरार करके इसे रात के खाने पर साथ बिठा लेते। हम सब बच्चे इसको चच्चा कहते थे, क्योंकि वालिद कहते कि ये मुझे सगे भाइयों जैसा अजीज़ है। बुरे दिनों में इसने भी साथ दिया था। वालिद की तनख्वाह ज़्यादा न थी। घर का गुजारा बड़ी मुश्किल से हो रहा था। ताहम वीरा चचा के आ जाने से अब कुछ आसूदगी आ गई थी। खर्चा ख़त्म हो जाता तो वो अपने पैसों से राशन ले आता। कभी तेल दाल चावल ख़त्म हो जाते और इसे पता चल जाता, तब वो ये चीज़ें खरीद कर ला देता और रकम ना लेता। वो कहता कि मैं इस घर में रहता हूँ, इतना तो मेरा हक भी बनता है कि इस घर की खुशहाली में अपना हिस्सा डालूं। अम्मी से कहता, अगर आप मुझे इन बच्चों का सगा चचा समझ लें तो मेरे लिए इससे बढ़कर और खुशनसीबी क्या होगी। मैं आप लोगों के काम आ सकूंगा। इन बातों से अम्मी मुतासर हो गई कि वीरा वाकई एक नेक दिल और अच्छा इंसान है। अगर हमने इनको रहने के लिए जगह दी है तो वो भी हमारे एहसान का बदला चुकाने की पूरी कोशिश करता है। कोई अगर किसी तंगदस्त की तंगदस्ती को आसूदगी में बदल दे तो ऐसा आदमी किसको बुरा लगता है। दरअसल वीरा का किसी बात पर अपने बड़े भाई भावत से झगड़ा हो गया था। तभी वो सामान लेकर अब्बा के पास चला आया। भाई के घर जा रहने पर ध्यान न था। वीरा अपनी कमाई में से आधी रकम हमारे घरेलू अखराजात में मिलाने लगा। तभी मिलजुल कर अच्छी गुजर बसर होने लगी। माली लिहाज से मेरे वालिदैन को भी सहूलत हो गई। हम कुल 4 बहन भाई थे। सभी मुझसे छोटे थे। ये नादानी का वक़्त था। मुझे वीरा चचा अच्छे लगते थे। वो पानी लाने को कहते या कोई काम कहते तो मैं दौड़ कर देती, क्योंकि बच्चे खाने पीने के शौकीन होते हैं और हम वीरा की दरिया दिली से बहुत खुश थे। तो हमारे लिए तकरीबन रोज़ बिस्किट, टॉफ़ियाँ या कुछ ऐसी चीज़ें लाते जिनको बच्चे पसंद करते हैं। अम्मा भी इतराज़ ना करती कि वो इनको अपने घर का एक फ़र्द गर्दान चुकी थी। एक कमरे में हमारे वालिदैन सोते थे और दूसरे कमरे में हम सब बच्चे ज़मीन पर सो जाते थे। कमरे में एक चारपाई थी जो वीरा चचा को मिल जाती थी। आप तो इस शख्स को चचा कहते भी शर्म आती है, लेकिन ये रोदाद इस वजह से लिख रही हूँ कि वो वालिदैन जो गैरों पर भरोसा कर लेते हैं, मेरी ज़िंदगी से सबक हासिल करें। ये एक हकीकत है, कोई माने या ना माने। दुनिया में कोई किसी का नहीं होता। अपने गैर तो बन सकते हैं, लेकिन गैर अपने नहीं बन सकते। बच्चे दिन भर खेल कूद से थक हार कर रात को गहरी नींद सोते हैं। हम भी फर्श पर लाइन से गद्दा बिछाकर बराबर बराबर सो जाते थे। मैं स्कूल जाने के अलावा अम्मी के काम भी करती थी, लिहाजा थक जाती। रात को फिर ऐसी गहरी नींद आती कि किसी बात का होश न रहता। तीसरी जमात की बच्ची को भला किस बात का होश होता है। तभी जब मेरे बहन भाई सो जाते, रात को ये शख्स मुझे उठाकर अपने साथ चारपाई पर लिटा लेता था। मुझे किसी बात का मतलब समझ में न आता।
मैं तो नींद में डूबी होती या गहरी गलूदगी में, कभी सो जाते कभी जाग जाते। फिर वो मुझे पैसे, मीठी गोलियां और बिस्किट वगैरह दे दिया करता और कहता किसी को ये बात ना बताना। वो ना भी कहता तब भी मैं किसी को क्या बताती, जबकि मैं खुद भी ये बात अच्छी तरह नहीं जानती थी कि मेरे साथ क्या हो रहा है। वक्त गुजरता गया, यहाँ तक कि मैंने होश संभाला तब भी इसको वही हरकतें करता पाया। अब फर्क ये था कि साथ में वाहियात बातें भी शामिल हो गई थी। कभी ये बातें मेरी समझ में ना आई। जिस चारपाई पर वीरा सोता था, इसके आने से कब ये चारपाई मेरी थी और मैं इस पर सोया करती थी, जबकि मेरे छोटे बहन भाई फर्श पर बिछे गद्दे पर सोया करते थे। एक दो दिन तो मैंने ज़मीन पर सोने में बहुत बेचैनी महसूस की थी। दिल में गुस्सा भी करती थी कि कम वक्त कहाँ से आ गया जो मुझे अपनी चारपाई से महरूम होना पड़ा। वीरा रोज़ाना बहुत सुबह बेदार हो जाता और उठकर बाहर चला जाता। तब अपनी चारपाई पर पड़े रहना मुझे बहुत सुकून देता। मुझको ये कभी ख्याल ना आया कि ये सब कुछ मेरे हक में बुरा है और मैं खसारे में पड़ी हूँ। हम बच्चों के कमरे के साथ थोड़ी सी ज़मीन थी। वीरा ने अब्बा को सलाह दी कि अगर तुम बुरा ना मानो पर चारदीवारी बनवा कर कड़ियों की छत डलवा दो। कारपेंटर तो अपना उस्ताद है, छत खिड़कियाँ दरवाजे सब बहुत कम पैसों में बन जाएंगे। मजदूरी मैं खुद कर लूँगा। अब्बा इस तजवीज़ पर खुश हो गए। यूँ भी घर में एक कमरे की अश्त ज़रूरत थी। उन्होंने कहा सर में कड़वे तेल की जगह घी पड़ जाए तो क्या बुरा है, बिस्मिल्लाह करते हैं। देखते ही देखते चंद दिनों में एक छोटा सा कमरा तैयार हो गया। वीरा ने हमारे कमरे के दरमियान दरवाज़ा बनवा दिया ताकि नया कमरा दूसरे कमरे से जुड़ा रहे। वालिद ने नए कमरे में नई चारपाई डलवा कर ये कमरा वीरा के हवाले कर दिया ताकि वो सुकून से अलहदा रह सके और बच्चे अपने कमरे में आराम से पढ़ाई कर सकें। तब हम बहनें अगरचे अपने कमरे में सोती थीं और वीरा नए में, मगर दरमियाने दरवाज़ा आसानी से खुल जाता था। तभी जब मेरे वालदैन और बहन भाई सो जाते तो ये शख्स चुपके से हमारे कमरे में आ जाता। अब मुझको कुछ समझ आ गई थी। मैं इसे कहती चचा हमारे कमरे में रात को ना आया करो वरना मैं अब्बा को बता दूंगी। तभी वो मुझे ये कहता कि तेरा अब्बा तुम्हारी बात का यकीन ना करेगा बल्कि मेरी बात का यकीन करेगा, क्योंकि मैं इसको अपनी आधी तनख्वाह देता हूँ। मैं कह दूंगा कि तुम खुद आती हो, क्योंकि तुम लोग हर रोज़ मुझसे चीज़ें लेने की फरमाइश करते हो और मैं ला भी देता हूँ। कभी फरमाइश पूरी नहीं कर सकता तो तुम इसी गुस्से में मेरी शिकायत करती हो। ये एक बोधी सी तावील थी, लेकिन मैं दबक जाती क्योंकि इसने मुझे बहुत नासमझी की उम्र से दबका लिया था। तो मैं इससे डरती भी बहुत थी और फिर मेरी एक ना चलती। 8 बरस ये शख्स हमारे साथ रहा और अपने मामूल से ना हटा। उधर मेरे वालिदैन इसकी खैर ख्वाही में फ़िक्रमंद रहते थे कि कब तक वीरा कंवारा रहेगा। अब इसकी शादी करवा देनी चाहिए ताकि इसका घर बस जाए। अब्बा के कहने पर वालदा ने इसके लिए शरीक हयात की तलाश शुरू कर दी थी। बिलाखिर एक जान पहचान के मुतवस्सित घराने में रिश्ता ढूंढ लिया और वहाँ वीरा का निकाह हो गया। शादी के बाद कुछ दिन तो वो अपनी बीवी में खोया रहा, फिर वही पुराने रोज दोहराए जाने लगे। जब इसकी बीवी मैके जाती वो हमारे कमरे में घुस आता। मैं किसी को बता भी न सकती थी, दिल ही दिल में जलती कुढ़ती रहती थी। वालिदैन ने तरबियत ऐसी की थी कि किसी बात पर ज़बान खोलना गर्दसनी वाली बात थी। अब्बा से भी डरती थी कि जाने क्या कर गुजरे। ना ही तब मुझ में इतनी हिम्मत थी कि अम्मी को ही बता देती। वीरा से मेरा झगड़ा हो जाता तो वो कई किस्म की डरावनी धमकियां देकर मुझे चुप रहने पर मजबूर कर देता। वो उम्र में मुझसे काफ़ी बड़ा था, तभी मुझ पर इसका रौब था। मैं पूरी तरह इसके दबाव में थी। इस एक दिन इसने कहा कि मेरा उस्ताद काम बहुत लेता है और मुआवजा कम देता है। मैं अलग दुकान करना चाहता हूँ ताकि कुछ रकम इकट्ठी हो तो अपना घर ले सकूँ। वालिद ने अपने दोस्तों से कर्जा लिया और अपनी कुछ जमा पूंजी इसको देकर दुकान खोल दी। वो चंद माह में ही सारा माल ख़त्म करके चलता बना। वो तो चला गया, लेकिन इसकी वजह से मेरा ज़मीर मुझको मलामत करता रहा और मैं गुनाहगार उलझनों का शिकार रही।
मेरा ख्याल कहीं होता था, काम कहीं अजीब खत भी हो गई थी। सहेलियाँ मेरी हालत देखकर कुढ़ती। वो समझती कि मुझको किसी से मोहब्बत है और मैं इसी के ख्यालों में खोई रहती हूँ। उन्हें क्या मालूम कि मुझको अपनी इस दागदार हृदय का गम है, जिसको एक सालम तार तार कर गया है। मैं इम्तिहान में भी इस वजह से कामयाब ना हो सकी। वो शख्स जा चुका था, मेरी सुनहरी उम्र भी मैली बो कर निकल चुकी थी, मगर दिल की खलिश है कि ख़त्म नहीं होती। इसके बाद जितने भी हादसे मेरी ज़िंदगी में हुए, इसी शख्स को ही इनका ज़िम्मेदार समझती हूँ। उसके चले जाने के बाद एहसास-ए ज़िया में इस बुरी तरह गिरफ्तार हुई कि हर वक्त खोई खोई रहने लगी। सोच सोच कर दिमाग माऊफ हो गया था कि इस गंदे इंसान को कैसे मौत के घाट उतारूं। हालांकि ये काम मेरे बस का ना था। दुआ करती, खुदा करे ये कहीं चला जाए, इसका एक्सीडेंट हो जाए या ये डूब कर मर जाए। जब वो चला गया तो कुछ दिन तक मैंने सुख का सांस लिया, कदरे सुकून भी मिला। मैं अपने कज़न नौमान को बहुत चाहती थी। इसके साथ मुझको इस बात का शदीद एहसास था कि मैं इसके काबिल नहीं हूँ। अरसे तक बस चुपके चुपके उसकी परवरिश करती रही। और मेरी बदनसीबी देखिए कि जब वो खुद मेरा बन जाने पर राज़ी हुआ तो मैंने खुद ही इनकार कर दिया। ये इनकार करते वक्त मेरे दिल पर क़यामत गुज़र गई, लेकिन इसके सिवा चारा न था। उन्होंने मेरा रिश्ता मेरे वालिदैन से मांगा था। हमारे दरमियान मोहब्बत का कोई चक्कर न था, मगर नमान मुझे पसंद करता था और इसकी दुल्हन बनना तो मेरा सबसे खूबसूरत ख्वाब था। जब वालिदैन ने हाँ कह दी तो एक रोज़ नमान ने मुझसे बात की, बल्कि मेरी रजामंदी के बारे में पूछा। इसने मेरी राय लेते वक्त कहा था कि देखो बीना, अगर मुझको पसंद करती हो तो हाँ कहना, मैं तुमको हर कीमत पर हासिल करूँगा, मगर एक बात तुमने मुझको बतानी होगी कि तुम्हारा माजी में किसी से ताल्लुक़ तो नहीं रहा और मैं झूठ कभी बर्दाश्त न करूँगा। ये सुनते ही मेरे सारे ख्वाब पल भर में टूट गए। भला मैं नमान को ये कैसे बता देती कि मैं अपनी ज़िंदगी की सबसे कीमती मता लुटा चुकी हूँ और अब इसके काबिल नहीं रही, या फिर मैं झूठ बोलकर इनको कैसे धोखा देती, जिसकी मैं किसी देवता की तरह परस्तिश करती थी। तब दिल पर पत्थर रखकर मुझे यही कहना पड़ा, मेरा ख्याल छोड़ दो नमान, मुझे तुम अच्छे लगते हो मगर शादी के नुक्ता नज़र से नहीं। मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती क्योंकि मुझे किसी और से प्यार है और यही सच्चाई है। मेरे इनकार से नमान महीनों बीमार पड़ा रहा। काश मैं इसे बता सकती कि मेरी चादर मैली से ही, मगर मुझ मासूम पर बचपन में जुल्म हुआ है और मैंने तुम्हारे सिवा किसी को नहीं चाहा है। आज के ज़माने में लड़कियां जुर्रतमंद हैं, बोल सकती हैं, मगर हमारे ज़माने में लड़कियां गूंगी रखी जाती थीं और वो हक बात कहने का भी हौसला नहीं रखती थी। मैंने अपनी जन्नत खुद ही ठुकरा दी, माना कि मैं पैदाइशी बुज़दिल थी जिसने कभी अपने हक के लिए आवाज़ ना उठाई। मैंने तभी अपने दामन में आए फूलों को खुद ही गिरा दिया। मुझे इकरार है कि मैंने गलत किया, मगर मैं और क्या करती। नमान का मजाज समझ लिया था। अपनी मजबूरी की दास्तान, अपने ऊपर जुल्म की आप बीती सुना भी देती तो यकीन ना था कि मुझे माफ़ी मिल जाती। आरसी माफ़ी तो हर मर्द दे देता है और आला ज़रफ़ भी बन जाता है, मगर दिल में इनके जो कांटा उतर जाता है, इसे निकालना मर्द के अपने बस की बात भी नहीं होती।